एक जैसे प्रश्न पूछा जाता है आपसे, आरपीएससी है, क्या जवाब दोगे इनमें? एक प्रश्न जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या जवाब दोगे इसमें? आरपीएससी का मतलब तो पता है आप लोगों को? चलो ये अच्छी बात है। एक ऑप्शन है सांविधिक, एक ऑप्शन है संवैधानिक, एक ऑप्शन है संविधानेतर और एक ऑप्शन है लीगल यानी कि वैधानिक। विधिक शब्द भी यूज ले सकते हैं यहाँ पे, वैधानिक कहो विधिक कहो एक ही है। क्या जवाब होगा इसमें? कोई नहीं आप में से? ए या बी? तुक्का मारो एक बार, आज पता चले कैसा तुक्का मारते हो आप लोग हैं। थोड़ा बहुत तो मतलब आप लोग इस नाम से परिचित होंगे पहले से ही कि ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना, लोक सेवकों की भर्ती करना। आप लोगों के एग्जाम यही वाली एजेंसी करवाती है। कैसे पता चला बी? सही गलत का निर्धारण बाद में करेंगे, पहले बताओ कि पता कैसे चला। क्या देखा आपने कि बी बोला आंसर? फिर ऐसे कर लेंगे तो अब क्या जवाब दोगे? नीति आयोग है, अब क्या जवाब दोगे? उसमें भी बी? थोड़ी देर बाद में ये भी पढ़ोगे, मानवाधिकार आयोग। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एनएचआरसी है, अब क्या कहोगे? कुल मिला के हम लोगों को इन शब्दों के अर्थ आने चाहिए कि ये क्या कह रहे हैं ये शब्द। ऊपर आयोग तो अलग अलग सारी चीजें, जैसे महिला आयोग भी है, एसटी एससी आयोग भी होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग भी होगा, है ना। आयोग तो खूब सारे हैं। हम लोगों को इन शब्दों के अर्थ आने चाहिए कि वास्तव में मीन क्या है इनके, अर्थ क्या, मायने क्या है इनके, किस बात को शो करते हैं ये। सबसे पहले एक शब्द दिख रहा है आपको, सांविधिक। क्या मतलब होगा इसका? सांविधि मतलब विधि के साथ में या विधि के अनुसार या विधि के द्वारा, कानून के द्वारा। विधि का मतलब कानून और संवैधानिक का मतलब, इस सांविधिक शब्द में इस संवैधानिक शब्द में कोई अंतर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यहां पर विधि है, यहां पर संविधान नाम आ रहा है। इधर देखो, तीन प्रकार के आयोग होते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे आप लोग संवैधानिक कहते हैं। ये दोनों शब्द एक ही है, या सांविधिक यूज में ले लो या विधिक यूज में ले लो या वैधानिक यूज में ले लो, ये तीनों एक ही शब्द है। और एक शब्द है अलग से संविधानेतर। ये वाला शब्द क्या शो कर रहा है? कुछ इतर, संविधान प्लस इतर, ये शब्द है। इतर का मतलब संविधान में नहीं है, संविधान से बाहर है, संविधान से इतर। जो बातें हमारे संविधान में लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है,
उन सारी बातों को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बोलेंगे। संविधान क्या होता है ये तो पता है। हमारे देश के सिस्टम को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए एक मोटी सी काली सी बुक बनी हुई है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का संविधान बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है, उस भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग भाग हैं, उन अलग अलग भागों के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए हुए हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, भारतीय संविधान का एक भाग 14 है, भाग 14, और इस भाग 14 में आर्टिकल आते हैं 314 से लगा के 315 से लगा के आर्टिकल 323 323, और इसके अंदर लिखा हुआ है कि एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा यूपीएससी, और हर स्टेट के लिए एक एसपीएससी होगा, राज्य लोक सेवा आयोग होगा। ये बात आर्टिकल संख्या 315 में लिखी हुई है। भारतीय संविधान में एक भाग है जिस भाग का नंबर है 14, 14वां भाग। इस भाग संख्या 14 में जो अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल आते हैं, वो आर्टिकल 315 से लगाकर आर्टिकल कहां तक आएंगे, 323। और उनमें से जब हम आर्टिकल संख्या 315 को पढ़ोगे तो उस आर्टिकल संख्या 315 के अंदर दो सब क्लोज बने हुए हैं, 315(1) और आर्टिकल संख्या 315(2). तो इस 315(1) में लिखा हुआ है कि एक तो होगा पूरे भारत के लिए क्या, यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, और उसके साथ ही लिखा हुआ है कि हर स्टेट के अंदर, हर राज्य के अंदर भी अपना अपना एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। और 315(2) में लिखा हुआ है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर यदि अपना जेपीएससी बनाना चाहे, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना चाहे, संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना चाहे, तो वो आर्टिकल संख्या 315(2) के अनुसार बनेगा। जेपीएससी का मतलब क्या होगा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त लोक सेवा आयोग। इन अब सिंपल सा देख लो कि आर्टिकल आ रहा है, संविधान में लिखा हुआ है, तो फिर उसके लिए क्या जवाब आएगा, संवैधानिक है। जिन आयोगों का, जिन निकायों का, जिन संस्थानों का उल्लेख उस मोटी सी, उस काली सी हमारे संविधान की किताब में हो, उसे हम लोग संवैधानिक कहेंगे। संवैधानिक क्या शब्द है, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। अंडरस्टूड? या कोई डाउट है किसी प्रकार का? जैसे और उदाहरण देखो, आप लोग एक आर्टिकल संख्या 323 सुनते हो, भाग संख्या 15 पढ़ोगे, ये भाग संख्या 14 था इससे पहले 14। उसके बाद भारतीय संविधान का एक भाग आएगा, भाग 15, भाग संख्या 15, और इस भाग संख्या 15 में आर्टिकल आएंगे 324 से लगा के आर्टिकल संख्या 329, 324 से लगा के 329। इसके अंदर आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उल्लेख किया हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग। अब आपको पूछेंगे ये भारत निर्वाचन आयोग कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या वैधानिक है या संविधानेतर है, तो मेरे हिसाब से कोई डाउट ही नहीं होगा आपको, या होगा? सिंपल सी एक लाइन याद रखनी है, जिन आयोगों का उल्लेख, एक आयोग के लिए शब्द यूज होता है निकाय, ये भी बॉडी के लिए शब्द है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई संगठन हो, कोई निकाय हो, कोई कमीशन हो, उन सभी के साथ ये शब्द यूज लिया जाता है। ठीक है, माइंड में रखना। तो जिनका उल्लेख भारतीय संविधान में है तो उसके लिए हम लोग शब्द यूज करेंगे कौन सा, संवैधानिक। जैसे उदाहरण के लिए हमने यूपीएससी देख लिया, भारत निर्वाचन आयोग देख लिया, और भी कोई आयोग होंगे ऐसे, तो उनको लेकर के हम लोग डील करेंगे। अंडरस्टूड? माइंड में रखना, सभी जने भूलना मत। अब उसके बाद अगला शब्द दिख रहा है आपको सांविधिक, उसके साथ शब्द दिख रहा है विधिक, और उसके साथ शब्द दिख रहा है वैधानिक। ये तीनों शब्द एक ही तरह की विचारधारा के हैं, एक ही तरह के आंसर हैं इन तीनों के। कैसे? इधर ध्यान दो। सारी की सारी बातें हमारे संविधान में लिखी होना जरूरी है क्या? उसके अलावा भी तो कोई न कोई चीजें कानून बनती रहती है। जैसे आप लोग खूब सारी बातें, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, सूचना का अधिकार, यू हैव टू राइट टू इंफॉर्मेशन। आप लोगों के पास किसी भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से सूचना मांगने का अधिकार है। ये सूचना मांगने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो आप लोग याद रखना, ये सूचना का अधिकार जब बना था ना, सबसे पहले आप लोग पढ़ते होंगे 2005 के अंदर अरुणा रॉय नाम की एक महिला रहा करेगी, और इसने अजमेर में एक जगह हुआ करती थी ब्यावर, अब तो ये डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, और ब्यावर के अंदर एक संगठन था जिसका नाम था MKSS,
मजदूर किसान शक्ति संघ इसको लीड करते हुए ये वाला कानून देने के लिए प्रोटेस्ट किया था, आंदोलन किया है। और उसके बाद हमारी पार्लियामेंट ने, हमारी संसद ने एक अधिनियम बना दिया। उस अधिनियम का नाम ही हो गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, आरटीआई एक्ट 2005, आरटीआई एक्ट 2005। तो ये हमारी संसद ने कानून बनाया है। मैं कहना ये चाहता हूं आप सभी को कि हमारे संविधान में जो बातें लिखी हुई है वो तो हमको फॉलो करनी है, माननी है, वो तो अपने आप में है ही है। उसके अलावा समय समय पर हमारी संसद ने भी, हमारी पार्लियामेंट ने भी खूब सारे अधिनियम बनाए, खूब सारे एक्ट बनाए और उनके द्वारा भी कई सारे आयोग बने। जैसे और उदाहरण दूं मैं आपको, हमारी पार्लियामेंट ने कानून पारित किया, उसका नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। ये पार्लियामेंट कानून पारित कर रही है 1993 में, और इस कानून के अनुसार हमारे भारत में एनएचआरसी की स्थापना हुई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना हमारे भारत में। और ये भी कहा गया कि हर राज्य के अंदर भी एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन होना चाहिए, हर राज्य के अंदर एक राज्य मानवाधिकार आयोग भी होना चाहिए। तो मानवाधिकार आयोग के लिए कोई आर्टिकल है क्या? तो मना करेंगे, कोई आर्टिकल उसके लिए नहीं है। ये वाला कानून था, इस कानून के अकॉर्डिंग इसका भी गठन हुआ, इसका भी गठन हुआ। जिन आयोगों का गठन, जिन निकायों का गठन संसद के द्वारा बनाए गए या पारित किए गए किसी आयोग के द्वारा हुआ हो तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंडरस्टूड? विधि के अनुसार, कानून के अनुसार। वैधानिक का भी मतलब ठीक ऐसा ऐसा ही है। समझ में आई बात? कितनी बातें कर ली हमने? जिसका उल्लेख कहीं न कहीं आर्टिकल्स में हो, जिसका उल्लेख कहीं न कहीं भारतीय संविधान में हो, उसके लिए कौन सी बॉडी यूज करोगे? जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं हो, संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के द्वारा, या हमारे संसद ने कोई अधिनियम पारित किया है। इधर और सुनो, जैसे संसद जो कानून बनाती है वो काम तो केंद्र में लागू होंगे, जो हमारे राज्यों में कानून बनेंगे वो राज्य विधानमंडल भी तो पारित करेगा ना। तो ये राज्य विधानमंडल भी कह सकते हो आप, ध्यान रखना, वैधानिक बॉडी के लिए। ये विधानमंडल का मतलब लेजिस्लेचर है। हमारे जो जयपुर के अंदर विधानसभा है ना, उस विधानसभा को, राज्यपाल को, दोनों को मिलाकर जिस बॉडी का निर्माण होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। ठीक है? तो ये हमारी राजस्थान की संसद है, यूं समझो आप। ये हमारे भारत की संसद दिल्ली वाली वो तो है ही है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर वो पूरे भारत की एक है। और राज्य की बात करें तो विधानमंडल, विधानसभा। अंडरस्टूड? तो ऐसे याद रखना, ऐसे आयोग या ऐसे संगठन जिसका निर्माण संसद ने किसी अधिनियम को पारित करके किया हो या राज्य के विधानमंडल के द्वारा कोई अधिनियम पारित किया गया हो और उसके द्वारा गठन हुआ हो, तो फिर वो कौन सा कहलाएगा? तो उसमें क्या नाम लोगे? सांविधिक, विधि, क्या वैधानिक। अब पीछे कौन सा रहा? ये क्या होगा? ये सोचो आप लोग। न तो संविधान में उल्लेख हो, न संसद ने कोई अधिनियम पारित किया हो, न राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई अधिनियम पारित किया गया हो, फिर मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के आदेश के द्वारा यदि गठन किया जाए। जैसे कि ऑप्शन के अंदर एक ही है जिसका नाम है नीति आयोग। क्या नाम है? आप लोगों को जानकारी होगी, हमारे यहाँ पे जब भारत आज़ाद हुआ था सबसे पहले और हमारे यहाँ पे संविधान लागू हो गया था 1950 में, तो एक कमीशन बना था पंचवर्षीय योजनाओं को जिसने लागू किया, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। 1950 के अंदर योजना आयोग का गठन हो गया था, 1950 के अंदर हुआ था या नहीं हुआ? और 1952 के अंदर एनडीसी बनी। ठीक है? तो ये जो योजना आयोग है ना 1950 वाला, ये आज के टाइम में समाप्त हो गया है। इस योजना आयोग को खत्म कब किया? तो डेट आती है 15 अगस्त 2014। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि अब योजना आयोग के दिन पूरे हो गए।
योजना आयोग ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा है, बढ़िया प्रकार से काम नहीं कर रहा है, अब हम लाएंगे कुछ नया मार्केट में होना चाहिए। फिर उसकी जगह पर योजना आयोग का स्थान लिया 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। हिंदी वाले नीति शब्द का कोई मतलब नहीं है, ये नीति NITI से नीति बना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में नाम है इसका राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये आपका नीति आयोग है। ये NDC अभी भी काम कर रहा है, राज्य विकास परिषद, विकास परिषद है, ये अभी भी काम कर ही रहा है। ठीक है, ये समाप्त हो, योजना आयोग समाप्त, उसकी जगह नीति आयोग ने ले लिया स्थान। तो नीति आयोग का गठन ना तो संविधान में कहीं जिक्र है उसका, न आर्टिकल बना हुआ है, न हमारी पार्लियामेंट ने कोई उसके लिए कानून बनाया, कानून पारित किया, अधिनियम बनाया, ऐसा भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी और उसके जो 3-4 जने खास मंत्रिमंडल में जो लोग बैठे थे, कैबिनेट मंत्रियों ने ये तय कर दिया कि इसको हटाना है, इसको लाना है, तो फिर उसके लिए नीति आयोग के लिए अभी ये सब यूज करोगे आप, कौन सा? संविधानेतर। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3 आप लोग, इनकी प्रकृति है ये आयोगों की, कि आयोग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। कुछ आयोग होंगे वो कैसे आयोग होंगे? संवैधानिक। कुछ आयोग होंगे वो कैसे होंगे? वैधानिक या सांविधिक। और कुछ आयोग होंगे वो कैसे होंगे? तो संविधानेतर। अंडरस्टूड? ये थोड़ी कुछ प्रकृति की बातें लिख लो, फिर एक एक आयोग जो राजस्थान से रिलेटेड है वो मैं आप लोगों से डील करूंगा। राजस्थान के प्रमुख आयोग हेडिंग डाल के और 3 भागों में बांट लो उसको। थोड़ा जल्दी जल्दी करना। राजस्थान के प्रमुख आयोग लिख के उसको 3 भागों में बांटिए जल्दी से। सबसे पहले लिखो संवैधानिक, के नीचे लिखो ऐसी संस्थाएं या ऐसे आयोग। संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल, इसके नीचे लिखना। ऐसे आयोग, आयोग के लिए कमीशन शब्द है, कमीशन। कमीशन यानी आयोग। लिखिएगा ऐसे आयोग जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में हो। आपके हिसाब से भी आप वर्डिंग्स बना के लिख सकते हो। संवैधानिक में लिखना है ऐसे आयोग जिसका उल्लेख इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो, भारतीय संविधान में हो। इसके नीचे एग्जाम्पल करके लिख लो। एग्जाम्पल जैसे एक भाग 14, भाग 14 लिख लो, पार्ट 14, और एक पार्ट 15। भाग 14 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो 315 से लगा के आर्टिकल संख्या 323, और 15 में 324 से लगा के आर्टिकल संख्या 329। ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी, और ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग। अभी जो आपके स्टेट के अंदर विधानसभा के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कौन करवाता है? भारत निर्वाचन आयोग का जो स्टेट के अंदर इलेक्शन कमीशन होता है वो करवाता है। अभी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। कब है राजस्थान में इलेक्शन? है पहले 23 को था, फिर चुनाव आयोग को पता चला कि 23 तारीख को अपने यहाँ पे शादियां बहुत है, तो हमारे वाले लोग जीवने में चूकेंगे नहीं, तो इस कारण के इलेक्शन की जो नंबर ऑफ है उस पर फर्क नहीं पड़ जाए कहीं, तो फिर 2 दिन लोगों को जीवने का मौका दिया कि आप जीवो आराम से। 25 को चुनाव रखेंगे। समझता है राजस्थान वालों की फीलिंग भारत निर्वाचन आयोग भी। तो ये उदाहरण लिख लो, ये संविधान में है इसलिए संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक, बीच में नेक्स्ट अगला दूसरा जो आपने लिखा है
क्या लिखा है दूसरा? वैधानिक। हाँ, कुछ भी लिख लो, सांविधिक लिख लो, वैधानिक लिख लो, इंग्लिश में लीगल, लीगल बॉडी लिखिएगा। ऐसी संस्थाएं या ऐसे आयोग जिसका गठन, ऐसे आयोग जिसका गठन संसद ऑब्लिक विधानमंडल के, संसद के या ऑब्लिक करके लिख लो विधानमंडल, विधानमंडल को लेजिस्लेचर बोलते हैं, लेजिस्लेचर, संसद या विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा, अधिनियम को एक्ट बोलते हैं, एक्ट, एक्ट यानी अधिनियम, ऐसे आयोग जिसका गठन संसद ऑब्लिक विधानमंडल के अधिनियम द्वारा हुआ हो, अधिनियम द्वारा किया गया हो, ऐसे लिख लो, द्वारा किया गया हो। लिख लो एग्जाम्पल के लिए। एक तो आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक लिख लो राष्ट्रीय महिला आयोग, ये हमारी संसद ने, हमारी पार्लियामेंट ने अधिनियम बनाए, कानून बनाए, उनके अनुसार इनका गठन हुआ है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ह्यूमन राइट का मतलब होता है मानव अधिकार, और नेशनल कमीशन फॉर वुमन, वो आपका राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमन वो राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। और अब आ जाओ आप सबसे लास्ट में, तीसरा कौन सा है लिखा आपने? संविधानेतर। इसके लिए एक और शब्द भी लिख लो, संविधानेतर के लिए आप लोग ये शब्द भी यूज में ले सकते हैं, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक या संविधानेतर लिखिएगा। ऐसे आयोग, ऐसे आयोग जिनका गठन, ऐसे आयोग जिनका गठन मंत्रिमंडल के, मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहते हैं, कैबिनेट, ऐसे आयोग जिनका गठन मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया हो। कार्यकारी आदेश को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफिशियल ऑर्डर, ऑफिशियल ऑर्डर, मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया हो, ऑफिशियल ऑर्डर, कार्यकारी आदेश को इंग्लिश में लिखना ऑफिशियल ऑर्डर, कार्यकारी आदेश द्वारा किया गया हो। एग्जाम्पल में जैसे करके लिख लीजिएगा, नीति आयोग, NITI लिखना, हिंदी में मत लिखना, सभी जने ऐसे ही लिखना, नीति NITI, फिर पीछे आयोग लिख लेना, नीति आयोग। इस नीति आयोग का हिंदी में फुल फॉर्म कुछ ये है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अभी पढ़ेंगे अपन पूरा आगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंग्लिश में ये लिखते हैं और हिंदी में उसको लिखते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ठीक, मेरे हिसाब से चाहे आप लोगों को अब RPSC पूछ ले, चाहे आप लोगों को राजस्थान का मानवाधिकार आयोग पूछ ले, चाहे आप लोगों को राजस्थान का इलेक्शन कमीशन पूछ ले,
चाहे आपको राजस्थान का महिला आयोग पूछ ले, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, हमने इस प्रश्न का तोड़ निकाल लिया कि इस प्रश्न को यदि सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे माइंड में क्या क्या डेटा होने चाहिए, हमारे माइंड में क्या क्या प्रश्न होने चाहिए, ये इस प्रश्न का तोड़ है। ऐसे किसी भी प्रकार के आयोग के प्रश्न के लिए आप लोग कभी नहीं अटकोगे यदि आपको ये नॉर्मल सी बातें पता है तो। अंडरस्टूड। सबसे पहले हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पार्ट है, हमारे संविधान के पार्ट है, उनको लेकर के चर्चाएं करेंगे। आप लोग हेडिंग डाल देना। हम लोग आरपीएससी पढ़ने जा रहे हैं। पहला जो कमीशन हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान के पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान ही हमारा विषय है अभी, तो आरपीएससी सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम लोग। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आप लोग हेडिंग डाल लें। राजस्थान हिंदी में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है इसको। गया हुआ है आप में से कोई? देखा हुआ है? गया हुआ है कोई? एनीवन? नहीं पड़ी जरूरत आप लोगों को कभी? मैं आप लोगों के लिए प्रे करूंगा कि आप लोगों का जल्दी से वास्ता हो वहां से। आप लोग इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करने के लिए जल्दी से आप लोग आरपीएससी के बाहर एक ब्लैक सी संगमरमर की प्लेट लगी हुई है, उस पर राजस्थान लोक सेवा आयोग गोल्डन कलर में लिखा हुआ है। अब पास में जाके आप लोग सेल्फी लेके स्टेटस डालें कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगा, है ना। आपको जानकारी होगी इस बात की कि अभी आरएस 2021 का जो इंटरव्यू का अंतिम और 7वां चरण है वो कल से स्टार्ट हुआ है ना। 2021 के जो इंटरव्यू हैं वो 6 चरणों में पहले हो चुके हैं, अभी 7वां चरण कल से ही स्टार्ट हुआ है। तो आवाजाही है अभी वहाँ पे। आरपीएससी है कहाँ पे? आरपीएससी जयपुर में, अजमेर में। पहले जब बनी थी स्टार्टिंग में तब से अजमेर में ही है या बाद में शिफ्ट हुई है अजमेर में? कब हुई है शिफ्ट, कुछ आइडिया? अजमेर में भी यदि लोकेशन पूछे आपको तो कहा जाता है कि वहां पर एक राजा की रानी का कोई पांव का घुंघरू खो गया था, तो पूरी जनता को लगा दिया काम में। रानी का घुंघरू है, छोटा मोटा थोड़ी, अब आपका और हमारा थोड़ी है, रानी है वो वहां की, तो पूरी राज्य की जनता उसे ढूंढने में लग गई है। फिर वो घुंघरू वहां उस घाटी में मिला, इसलिए उसका नाम हो गया क्या? घूघरा घाटी। तो अजमेर के अंदर एक जगह है, लोकेशन है घूघरा घाटी, वहां पर आप लोगों को ये आरपीएससी का ऑफिस दिखेगा। खैर ये सामान्य सी बातें, मैं आप लोगों से इस आरपीएससी के कुछ फंडामेंटल बातें हैं वो डिस्कस करने जा रहा हूं। एक प्रश्न मेरा ये भी आप लोगों से कि जब ये आरपीएससी नहीं था तब राजस्थान की कितनी रियासतों में खुद के पब्लिक सर्विस कमीशन थे? आप लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि हमारे यहाँ पे 22 दिसंबर जो आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आरपीएससी की इस्टेब्लिश होने की जो डेट दी हुई है वो 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1949 है। मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि 16 अगस्त 1949 को क्या हुआ और 20 अगस्त 1949 को क्या हुआ और 22 दिसंबर 1949 को क्या हुआ। जो ये स्थापना के अंदर 3 अलग अलग तिथियां ली जाती है यूज में, वो क्या क्यों ली जाती है वो बात करेंगे हम लोग। उससे पहले का एक प्रश्न मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे कि राजस्थान के अंदर ऐसी कौन कौन सी रियासतें हुआ करती थी जिनका स्वयं का पब्लिक सर्विस कमीशन था, लोक सेवा आयोग था। तो 3 है, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। याद रखना आप लोग, मैं लिखवा भी दूंगा आपको बाद में, अभी केवल माइंड में स्मृति में रखिए आप कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर ये 3 रियासतें ऐसी थी जिनका आजादी से पहले या 1949 से पहले भी खुद का पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ करता था। अंडरस्टूड? अब सुनो, हमारे यहाँ पे कैसे बनी, फाउंडेशन कैसे हुआ, फॉर्मेशन क्या क्या है इसके होने के, वो थोड़ी सी बातें आप लोग सुनो, उसके बाद इस आरपीएससी पे आएंगे। हमारे यहाँ पे अंग्रेजों की हुकूमत हुआ करती थी, आपको जानकारी है इस बात की। हमारे यहाँ पे
ब्रिटेन की पार्लियामेंट कानून बनाती थी और वहां से कानून बन बनकर भारत में लागू होने के लिए आते थे। 1773 से ये मसला चला आ रहा है। 1773 का वर्ष वो पहला साल होगा जब अंग्रेजी संसद ने, ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने हमारे लिए एक कानून पारित किया जिसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। और वहां से ये सिलसिला कब जाके थमा, कब जाके रुका, तब आप लोग 1947 के अंदर एक लास्ट अधिनियम की बात सुनते हो कि 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम अंतिम अधिनियम होगा, जब लास्ट बार उन्होंने हमारे लिए कानून पारित किया, कानून बनाया। इनके बीच के हर 10-15-20 सालों के अंदर, 10-15-20 सालों के अंदर कोई न कोई नया ब्रिटेन की संसद एक फरमान भेजती और उसे हम लोग लागू करते और हमारे यहाँ पे अप्लाई करते। उनमें से एक कानून है जिसका नाम है 1919। इसे आप लोग दो नामों से जानते होंगे। एक 1919 का भारत शासन अधिनियम या इंडियन काउंसिल एक्ट, इंग्लिश में ये कहते हैं इसको इंडियन काउंसिल एक्ट, और इसी को हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या हिंदी में कहते हैं इसको सुधार। रिफॉर्म्स का मतलब होता है सुधार। आप कहोगे सर ये नया नाम क्यों इसका? 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट ठीक था ना, ये नया नाम कैसे और क्यों? तो इसका जवाब मेरे पास ये है कि जो मॉन्टेग्यू नाम का ये जो आदमी है, ये तत्कालीन समय में ब्रिटेन के अंदर एक पोस्ट पर हुआ करता था, पद पर हुआ करता था, और उस पद का नाम था भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी या भारत मंत्री के नाम से भी इसे जाना जाता था। इस पद के ऊपर लॉर्ड मॉन्टेग्यू नाम का आदमी, और ये जो चेम्सफोर्ड नाम का आदमी आप लोग देख रहे हो, ये भारत के अंदर वॉयसराय हुआ करता था, जिसे आप लोग साधारण शब्दों में गवर्नर जनरल भी कहते हैं। 1916 से लगा के 1921 ये चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड है भारत में गवर्नर जनरल के रूप में। तो इन दोनों की इस कानून को बनाने और लागू करने के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हमारे इतिहास लिखने वालों ने इस 1919 वाले भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना। अंडरस्टूड? 1919 का भारत शासन अधिनियम कह दीजिए आप लोग, या इसे आप लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कह दीजिएगा, बोथ आर सेम। इस 1919 वाले कानून की जितनी भी बातें हैं प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी बातें हमारे यहाँ पर अप्लाई कब होगी, लागू कब होगी? तो उसमें वर्ष याद रखना 1921, 1921। ब्रिटेन से कानून यहाँ पे आता, उस कानून को यहाँ के लोग पढ़ते, समझते, उसको अप्लाई करने में समय लगता है। तो हर कानून को बनने में और लागू होने में गैप होगा, समय होगा बीच में, माइंड में रखना आप लोग, ठीक? जैसे ये 1909 वाला अधिनियम था, मॉर्लेमेंटो अधिनियम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 1910 में लागू हुआ। 1935 वाला अधिनियम था, वो 1937 में लागू हुआ। तो इसके टाइम बाद में ही लागू होंगे, ऐसे थोड़ा माइंड में आप लोग मैच्योरिटी रखना, है ना? तो 1919 वाला जो अधिनियम है लागू कब होंगे, इसके प्रावधान तो 1921। इस 1919 वाले अधिनियम का एक प्रावधान है कि लोक सेवा आयोग का गठन करो, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ। आप लोग बताओ बना या नहीं बना? पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। 1919 के एक्ट में, 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक लाइन ये भी थी कि लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, होना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट की भर्ती करने के लिए, लोक सेवकों को रिक्रूट करने के लिए। अंग्रेजी सरकार यहाँ पे काम करती थी, तो वहाँ पे लोक सेवक तो चाहिए ना, सिविल सर्वेंट तो चाहिएंगे हमको। तो सिविल सर्वेंट की भर्ती भारत के अंदर ही एक कमीशन बने और वो उसका काम करे। तो ये प्रावधान पहली बार कौन से एक्ट में था, आप लोगों को प्रश्न किया जाएगा तो आप लोग आंसर बताओगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसी का दूसरा नाम होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। लेकिन याद रखना प्यारे बच्चों, 1921 के अंदर इसके बाकी वाले प्रावधान तो लागू हुए, लेकिन ऐसा कोई लोक सेवा आयोग का गठन भारत में नहीं हुआ। अभी भी ये परीक्षा ब्रिटेन में ही हो रही है। पहली बार आप लोग प्यारे बच्चों याद रखना 1992 1922 एक ऐसा वर्ष था जब लंदन के अंदर भी
और न्यू दिल्ली के अंदर भी, नई दिल्ली के अंदर भी सिविल सर्विस का एग्जाम पहली बार कंडक्ट हुआ था एक साथ, लेकिन ऐसे किसी आयोग का निर्माण अभी तक भारत में हुआ नहीं है। केवल परीक्षा का आयोजन हुआ है कब? 1922 में, 1922 में लंदन में भी हुआ, और सेम डे कहां पर भी हुआ? तो भारत में भी हुआ। ये यहां से मैं बातें स्टार्ट कर रहा हूं, माइंड में रखना। प्रश्न क्या होगा आपसे कि प्रावधान कब हुआ पहली बार लोक सेवा आयोग बनाने का? तो फिर उसमें आंसर आएगा कौन सा वाला अधिनियम? 1919, जिसको आप लोग किस नाम से भी जानते हो? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जानते हो। लेकिन अभी तक उसके अनुसार लोक सेवा आयोग गठित नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। प्रावधान हुआ है, प्रावधान के करेंगे, कागजों में लिखा हुआ है करेंगे, करना चाहिए, किया जाना चाहिए, ऐसी बातें वो लोग विचारों में ला रहे हैं, अभी तक किया नहीं है उसको। अंडरस्टूड? अब देखना 1923 1923 एक कमीशन बैठेगा जिसके अध्यक्ष होंगे लॉर्ड ली, और उसको हम लोग पढ़ेंगे किस नाम से, याद रखेंगे किस नाम से? ली आयोग के नाम से। ये ली आयोग बनेगा 1923 में, 1923 में। क्यों बनेगा ली आयोग? क्या काम है ली आयोग का? ली आयोग का काम है कि नस्लीय आधार पर या जातीय आधार पर, नस्ल जाति के आधार पर ये बताओ कि यदि भारत में सिविल सेवकों की भर्ती करें, भारत में यदि लोक सेवकों को भर्ती करें, तो उसमें ब्रिटिश कितने लें और भारतीय कितने लें, इसको लेकर के एक कमीशन बैठाया गया है जिसका नाम है क्या? ली आयोग। सिविल सेवा में, या आप यूं कह दो कि लोक सेवाओं में, जातीय आधार पर संख्या निश्चित करनी है कि कितनी संख्या ब्रिटिशर्स की हो और कितनी संख्या भारतीयों की हो। उसके लिए कमीशन बनेगा 1923 में, जिसका नाम था क्या? ली आयोग, क्योंकि उसकी अध्यक्षता करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है क्या? लॉर्ड ली, इसलिए उसको ली आयोग भी कहते हैं। अंडरस्टूड? अब देखो इस आयोग ने रिकमेंड क्या किया, सिफारिश क्या की, वो सुनो। 40 40 20 याद रखना। 40 तो 40 क्या? 100 में से 40 यानी कितना? 40%। 40% जितनी भी संख्या लेनी है उसका 40% किसको लोगे? ब्रिटिश को। 40% किसको लोगे? भारतीय लोक सेवकों को। और ये फिर 20% वाली ये रामायण, ये किसको लें? पाकिस्तान वालों को है भाई? पाकिस्तान तो है ही नहीं, खैर उस समय, हम तो कब की बातें कर रहे हैं। चालीस 40% भारतीय सीधी भर्ती से पद भरो, 20% भारतीय प्रांतीय जो अधिकारी हैं, प्रांत का मतलब प्रोविजन। उस समय भारत 14 प्रांतों में, 14 प्रांतों में बंटा हुआ था। पहले 11 प्रांत थे और 11 प्रांत बढ़कर फिर लास्ट में कितने हो गए थे? 14। तो उन प्रांतों से जो पदोन्नति के माध्यम से अधिकारी आ रहे हैं उनसे बढ़ने हैं पद। सिंपल सा मैं आपको समझाऊं कि जैसे एक तो अभी वर्तमान में आपके जिला कलेक्टर के जो पद होते हैं, डीएम के पद होते हैं, इसमें से कुछ पद तो भरे जाते हैं कौन से वाले एग्जाम से, जिसको आप लोग आईएएस कहते हो, और कुछ होते हैं हमारे कौन, जो आरएएस से पदोन्नति होकर पहुंचते हैं यहाँ पे। बस यही सिस्टम था। आरएएस राज्यों में होता है, आईएएस पूरे यूनियन का है, पूरे भारत का है। तो पूरे भारत से भी आइए जिला कलेक्टर बनता है, डीएम आते हैं। और कुछ लोग ऐसे सीनियर भी होते हैं जो मतलब बहुत यंग एज के अंदर 22 या 23 साल की एज के अंदर एसडीएम बन गए थे, आरएस बन गए थे, लेकिन अब उनका काम का सीनियरिटी इतना हो गया है 25 से 30 साल कि लास्ट की एज के अंदर जाते जाते 55-57 के अंदर जाते जाते उनको क्या बना देते हैं? डीएम। समझ पा रहे हो?
तो ली आयोग की सिफारिश ये थी। मैं थोड़ा गहराई से इसलिए बता रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि आजकल के एग्जामिनरों के पास प्रश्न खत्म हो गए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को वाइड जाकर और गहरा जाकर चीज़ें देखनी पड़ेगी, तभी जाके आप लोग एग्जामिनर को भी डिफेट कर पाओगे, है ना। साधारण सी बातें यदि हम लोगों को पढ़ के जानी हो तो आप लोग कोई भी गाइड उठा के पढ़ लो, सारी बातें आप लोगों को मिल जाएगी वहाँ पे। यहाँ कोचिंगों के अंदर आते हो, फीसें देते हो हमको, मोटा घर का जो आपका खून पसीने का माँ बापों का कमाया हुआ पैसा है, पतियों का भी, और वो फिर हमको ला के देते हो। तो आप थोड़ा पढ़िए, हम ये चाहते हैं आपसे, और नौकरियां लगे आप लोगों की तो आप घर की आर्थिक स्थिति में सुधार करो और आप लोगों के भी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें वगैरह इजी से, है ना, लैक्मे वगैरह अच्छी ब्रांड मतलब यूज़ करो आप लोग। इधर देखो, तो ली आयोग याद रखना, ली आयोग का संबंध किससे, यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था, ली आयोग है या गठन हुआ था, तो उसके लिए ऑप्शन में ये था लोक सेवाओं में सुधार करने के लिए। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बातें? क्या सुना आपने इतनी देर तक कि सबसे पहले 1919 के अंदर 1919 के अंदर पीएससी का प्रावधान हुआ लेकिन गठन नहीं हुआ। 1922 लंदन में भी और न्यू दिल्ली में भी एक साथ परीक्षा का आयोजन, परीक्षा मतलब सिविल सेवा की परीक्षा, ठीक। फिर 1923 ली आयोग का गठन, किसके लिए, लोक सेवाओं में सुधार के लिए, लोक सेवाओं में सुधार हेतु। अब ली आयोग एक और रिकमेंडेशन दे रहा है, वो सुनो। ली आयोग की रिकमेंडेशन के आधार पर 1 अक्टूबर 1924 को 1 अक्टूबर 1924 को सीपीएससी का गठन कर रहे हैं हम लोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। किसका, ये केंद्रीय लोक सेवा आयोग गठित हुआ है, बना है, कौन सी तारीख को बना, ठीक है। और ये आदमी इसका अध्यक्ष था, सर रोस बारकर। क्या नाम है, सर रोस बारकर। आप लोग जब आज की डेट में भी यूपीएससी के अध्यक्षों की लिस्ट गूगल करोगे ना, यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के, तो उसमें भी आप लोगों को सबसे पहला नाम यहां से देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ये सीपीएससी ही कहीं न कहीं आगे जाके नाम चेंज होके उसका क्या हुआ है, यूपीएससी, जो आपका आईएएस के एग्जाम कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो याद रखना, ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1924 को दिल्ली में केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसका अध्यक्ष पहला कौन था, तो सर रोस बारकर। अब देखो, अब आगे और कौन से आयोग बने हमारे यहाँ पे, क्या हुआ, 1924 के बाद 1935 की बात करेंगे, 1935 के एक्ट की बात करेंगे। इसका नाम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। क्या नाम है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के सेक्शन है, और उस सेक्शन भी ध्यान रखना पड़ेगा, सेक्शन को हिंदी में कहते हैं धारा, और वो धारा है 264, 264। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, उस 1935 के भारत शासन अधिनियम का सेक्शन भी याद रखना है। उसके द्वारा किसके गठन होने की बात हुई है, संघ लोक सेवा आयोग। और इस संघ लोक सेवा आयोग को उस समय हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नाम नहीं देंगे, उस समय इस संघ को बोलते थे फेडरल, क्या बोलते थे, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, याद रखना। ठीक है, हिंदी में तो उसका नाम संघ ही होगा, लेकिन संघ कौन सा वाला, तो यूनियन नहीं, संघ कौन सा वाला, फेडरल। आप लोग भारतीय संविधान का जब आर्टिकल नंबर 1 पढ़ते हो, भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद संख्या 1 पढ़ते हो, तब हम लोग वहाँ डिस्कस करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड फेडरल। ये फेडरल सिस्टम अमेरिका अपनाता है, यूएसए, अमेरिका के संघ को फेडरल बोलते हैं हम लोग। और जो भारत वाला संघ है वो कौन सा वाला संघ है, यूनियन। कनाडा वाला संघ है वो कौन सा वाला संघ है, यूनियन। ठीक है,
इस फेडरल वाले संघ का ये मतलब होता है कि यहाँ वाला संघ और यहाँ वाले राज्य, ये दोनों आपस में शक्तियां इनकी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं थोड़ा टॉपिक से हट रहा हूं, माफी चाहूंगा आपसे, लेकिन एक ही बात बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। ये जो फेडरल है, ये जो संघ है, अमेरिका यूज करता है, और इसका अर्थ ये होता है कि यहाँ पर संघ की और राज्यों की शक्ति बराबर होती है, और इन संघ में और राज्यों के बीच में एक पैक्ट हो रखा होता है, एक समझौता हो रखा होता है। समझौते के अनुसार वो एक फेडरल में जुड़ते हैं। हमारे यहाँ पर इस संघ में और राज्यों के अंदर कोई समझौता वमझौता नहीं है। हम लोगों ने सारी शक्तियां मोस्टली दे रखी है किसको? संघ को। हमारे यहाँ पे राज्य कमजोर है, बराबर नहीं है। हमारे यहाँ पे राज्य कमजोर है, सॉरी ये ऐसे होगा, तब शक्तियां ज्यादा होगी इसके पास। संघ ज्यादा मजबूत और राज्य इसकी तुलना में कमजोर। इनके लिए दो लाइनें हैं, मैं लिख रहा हूं, लास्ट बात आगे नहीं करूंगा। इनके अर्थ समझने की कोशिश करो। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, और एक ये लाइन है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। अब मुझे बताओ कि अमेरिका के लिए फेडरल के लिए कौन सा शब्द है और भारत के लिए यूनियन के लिए कौन सी लाइन है? एक तो दिख रहा है आपको अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, वो किसके लिए है? वो अमेरिका के लिए, फेडरल के लिए है ना, कि वहां पे दोनों बराबर हैं। राज्य भी अपने आप में मजबूत हैं, वो भी दूर नहीं जा सकते फेडरल से, और न फेडरल राज्यों को छोटा बड़ा कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ पर राज्य कैसे हैं? तो राज्य कभी भी टूट सकते हैं, खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, ज्यादा ताकत उसके पास नहीं है। इसलिए हमने लिखा कि विनाशी राज्यों का कैसा संघ है? तो संघ हमारे यहाँ पे, यूनियन हमारे यहाँ पे कभी भी टूटेगा नहीं। राज्य टूट सकते हैं, बिखर सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, नाम चेंज हो सकता है, लेकिन संघ का कभी भी कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। ठीक है, आगे करेंगे बातें इसको लेकर। अभी आप लोग इतना सा ध्यान दो, 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसकी सेक्शन 264 के अनुसार फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया, या सीपीएससी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसी को आप लोग 1950 में किस नाम से जानते हो? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से जानते हो। ये इसका पूरा फॉर्मेशन है। यहाँ तक कोई बात आप लोगों को लग रही होगी सर इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमने तो ये कहीं पढ़ रखा है, या ये कैसे होगा, वापस बता दीजिए, ऐसे कोई प्रश्न आप लोगों के दिमाग पर आ रहे हो, आप लोगों की मस्तिष्क का उल्लंघन कर रहे हो, तो आप लोग मुझे पूछो। सिंपल से 6-7 स्टेप याद रखने हैं। 1919 पीएससी का प्रावधान हुआ, लेकिन गठन नहीं हुआ। फिर 1922 में लंदन में और हमारे यहाँ दिल्ली में एक साथ सिविल सेवा का आयोजन हुआ, पहली बार, फैक्ट है, याद रखना है। फिर 1923 में ली आयोग का गठन हुआ है। ली आयोग का गठन हुआ क्यों? तो एक तो नस्लीय आधार पर या जातीय आधार पर सिविल सेवा के पदों का विभाजन करना, और या कह सकते हो लोक सेवाओं में क्या करने के लिए? रिफॉर्म करने के लिए, सुधार करने के लिए। फिर इस ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर, उसने जो रिकमेंडेशन दी उसके आधार पर 1 अक्टूबर 1924 को सीपीएससी बना, केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना, जिसके अध्यक्ष है सर रोस बारकर। उसी का नाम 1935 में चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और 1950 में उसका नाम चेंज करके हमने कर दिया क्या? यूपीएससी। ये फॉर्मेशन लिख लोगे। उसके बाद फिर हम ये भारतीय संविधान के भाग संख्या 14 पर आएंगे, और ये जो सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये इतने आर्टिकल ध्यान में रखने पड़ेंगे आपको, खास 3-4 है, बाकी 2-2 बातें सबके बारे में बता दूंगा। ये भाग संख्या 14 है, 14 है भाग संख्या। लोक सेवा आयोग की बातें हो रही है, और लोक सेवा आयोग हमारे यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। एक यूपीएससी भी है, एक स्टेट के अंदर एसपीएससी भी है, और 2 या 2 से राज्यों का साथ में बनाना हो तो जेपीएससी भी है। ये 315 में है तीनों ही। 315 1 के अंदर ये दोनों है ऊपर वाले, 315 2 के अंदर जेपीएससी है। मैं बताऊंगा ये सारी बातें, पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। सर्वप्रथम 1919 के
भारत शासन अधिनियम में, इंडियन काउंसिल एक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन के गठन का प्रावधान किया गया था। सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग, ब्रिकेट में लिख लेना पीएससी, लोक सेवा आयोग के ब्रिकेट में लिख लेना पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। ठीक, यहीं पे इसके साथ ही एक बात नोट करके जॉइंट कर लो, 1919 के एक्ट को या 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है या सुधार भी कहा जाता है। 1919 के एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेग्यू कौन है उसमें और चेम्सफोर्ड कौन है उसमें, ये भी आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। मॉन्टेग्यू तत्कालीन इंडियन सेक्रेटरी है, भारत सचिव। ये पद लंदन में बैठा करता था ब्रिटिश महारानी को सपोर्ट करने के लिए, या ब्रिटिश जो सम्राट होता था प्रिंस चार्ल्स वगैरह, उसको एडवाइस देने के लिए था। ये तत्कालीन भारत सचिव के पद पर था मॉन्टेग्यू। और चेम्सफोर्ड कौन है, तो ये लिख लो तत्कालीन वॉयसराय, वॉयसराय कह दो या गवर्नर जनरल कह दो, बोथ आर सेम। ये भारत में बैठता था, 1912 तक कलकत्ता में बैठा और उसके बाद दिल्ली में आ गया। वॉयसराय या गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं हम लोग इसको। ये चेम्सफोर्ड नाम का आदमी था, वो था उस समय। और चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड भी आप लोग जाने, 1916 से लगा के 1921, 1916 से लगा के 1921, ये चेम्सफोर्ड का भारत में गवर्नर जनरल के रूप में, वॉयसराय के रूप में टाइम पीरियड है। जल्दी तो नहीं कर रहा हूं मैं, थोड़ी समझ लिख रहे हो ना आराम से, पहली बात ये है। ठीक, नेक्स्ट, गठन नहीं हुआ है, मैं और बोल देता हूं, अभी पीएससी बनी नहीं है, पीएससी का गठन नहीं हुआ है अभी। नेक्स्ट, वर्ष 1922 में, 1992 में लंदन व दिल्ली में एक साथ सिविल सेवा का आयोजन किया गया था। 1922 में, 1922 में लंदन व दिल्ली में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। वर्ष 1922 में लंदन व दिल्ली में एक साथ सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सेवा का मतलब लोक सेवा, सिविल इंग्लिश शब्द है, लोक हिंदी शब्द है, सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। आयोजन हुआ था ना परीक्षा का, तो मतलब धनबली बाहुबली लोग आ गए थे उसके अंदर, पैसे दे दे के पेपर खरीद लिया लोगों ने। अपने भारत में तो ऐसा ही होगा। आज की प्रॉब्लम नहीं है ये प्रॉब्लम आज़ादी से पहले की है, पेपर खरीदना वगैरह, या इंटरव्यू के अंदर सेटिंग करना, या वो जातिगत आधार पर मतलब सपोर्ट करना। अभी आरपीएससी के एक मेंबर बनाया गया है, आपको सुनने में आया हो तो, कर्नल केसरी सिंह, और उधर सीकर झुंझुनू वाले सभी जाट समुदाय के लोग हैं, वो विरोध कर रहे हैं उसका कि साहब ये तो राजपूत है और राजपूत माइंड का आदमी है और इसको क्यों बनाया, ये तो जातिगत आधार पर पहले से ही बातें करने के लिए मतलब फेमस है। तब ये सब चीजें तो अब आरपीएससी में मतलब हमारा नाता पुराना रहा है इससे, है ना। किसी को भी लाओ, कोई न कोई तो जाति का होगा ही होगा, बिना जातिगत आदमी कहां से आए, क्या आ सकता है। तो ये एक फैक्ट याद रखना माइंड में। अब छोटा सा हेडिंग ही डाल दो आप लोग, ली कमीशन, ली आयोग।
इसमें लिखो क्यों बना ये ली आयोग, क्या काम था। लिखिएगा लोक सेवाओं में सुधार हेतु अथवा सिविल सेवा की नस्लीय या जातीय संरचना की जांच हेतु। ठीक है। सदस्य संख्या इसकी ली कमीशन की कितनी थी नहीं पता, लिखते नहीं है किताबों वाले, लेकिन एक लाइन आप लोग जरूर लिख लो। ली आयोग में ब्रिटिश सदस्यों व भारतीय सदस्यों की संख्या समान थी, बराबर है दोनों की संख्या। ली आयोग में ब्रिटिश सदस्यों व भारतीय सदस्यों की संख्या समान थी, बराबर थी। ली आयोग में ब्रिटिश सदस्यों व भारतीय सदस्यों की संख्या समान थी, बराबर थी। ठीक। नेक्स्ट लिखो सिफारिशें। सिफारिशें तीन बातें लिखनी है, 40% पद, फिर 40% पद और फिर 20% पद। ब्रिटिश लोगों से सीधी भर्ती द्वारा भारतीय सदस्यों से सीधी भर्ती द्वारा भारतीय सदस्यों से या भारतीय लोगों से सीधी भर्ती द्वारा और तीसरा जो 20% पद लिखो इसमें लिखना भारतीय सदस्यों से प्रांतीय सीधी भर्ती नहीं होगी, मतलब प्रांतीय अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा, पदोन्नति यानी प्रमोशन, प्रांतीय अधिकारियों की पदोन्नति द्वारा। ठीक है। अब नोट डाल के बड़ी सी लाइन लिखिएगा। ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर, यहां पर गठन हो रहा है, ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1924 को दिल्ली में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सीपीएससी का गठन किया गया। ली आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 अक्टूबर 1924 को दिल्ली में सीपीएससी का केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। नीचे लिख लो, जिसके प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट चेयरमैन, जिसके प्रथम अध्यक्ष सर रोस बारकर थे। सर रोस बारकर थे। सर रोस बारकर के नाम को अंडरलाइन कर लीजिएगा।
1 अक्टूबर 1924 भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, ये वाला माइंड में रखना आप लोग, ठीक है। एक लाइन और यहाँ पे लिख लो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का आधार ली आयोग माना जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का आधार ली कमीशन को माना जाता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का आधार ली कमीशन को माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 1935 के भारत शासन अधिनियम की सेक्शन, धारा का मतलब होता है सेक्शन 264 के अनुसार, 264 के अनुसार 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 264 के अनुसार, 264 के अनुसार पहले ये लाइन लिख लो, 1935 के भारत शासन अधिनियम की धारा 264 के अनुसार प्रत्येक प्रांत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। प्रत्येक प्रांत में पीएससी लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। एक और लाइन लिखो, इसी अधिनियम द्वारा सीपीएससी का नाम परिवर्तित करके एफपीएससी कर दिया गया। इसी अधिनियम के अनुसार सीपीएससी का नाम चेंज करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एफपीएससी कर दिया गया। एफपीएससी, सीपीएससी का नाम परिवर्तित करके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। ठीक है, इसी को आप लोग 1950 में क्या नाम दोगे? यूपीएससी, है ना। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ तक ही, ठीक है। अब भारतीय संविधान बन रहा है तो सीधा आप लोग हेडिंग डाल दो, भाग 14, हेडिंग टाइप ही लिखना, ये भाग 14, 14। लोक सेवाएं नाम है इसका, पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाएं, और उसके लिए आर्टिकल जो बने हुए हैं वो आर्टिकल 315 से लगा के 323, एक एक करके सबकी बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले लिख लो आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315। पहले मैं एक बार मोटा मोटा सारे आर्टिकल्स की बातें कर लूं, फिर आपको स्पेशली आरपीएससी पर लाऊंगा कि राजस्थान में कैसे क्या बना। समझ रहे हो ना बात को? एक बार फंडामेंटल बातें जो आरपीएससी की लागू हो रही है सारी की सारी, वो बातें मैं पहले कर लेता हूं। समझ तो पा रहे हो मेरी बातें आप लोग? या सर 2-3 दिन क्लास नहीं लगी तो लग रहा होगा कि कौन कैसे क्या पढ़ा रहा है पता नहीं चल रहा, ऐसा तो नहीं है, है? चलूं आगे, चलूं यहीं रहूं? सुनो, भाग 14 याद रखना, भाग 14 याद रखना। टोटल भारतीय संविधान में भाग कितने हैं? गुड। और उनमें से हम 14 वाला जो भाग है जिसको पब्लिक सर्विसेज के नाम से जानते हैं, लोक सेवाएं कहते हैं हम लोग, आर्टिकल 315 से स्टार्ट हो रहा है और आर्टिकल संख्या 323 323 तक चल रहा है। उसमें से हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 315 को डिस्कस करें। 315 में 2 सब क्लोज हैं, एक 315(1) और एक 315(2). 315(1) में लिखा हुआ है कि पूरे भारत के अंदर यूनियन लेवल पर एक यूपीएससी होगा
और हर स्टेट का अपना अपना एक क्या होगा, एसपीएससी होगा। ये बात 315(1) में लिखी हुई है। और 315(2) में क्या लिखा हुआ है कि यदि दोनों राज्यों के लेजिस्लेचर, दोनों राज्यों के विधानमंडल एक संकल्प पारित करे, संविधान में सब लिखा हुआ है, एक संकल्प पारित करे, और उस संकल्प पारित करने के बाद उसको यदि संसद में भेजें और संसद फिर चाहे तो उन दोनों राज्यों को मिलाकर एक साथ में क्या बना सकती है, उनके लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग या जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बना सकती है। कुल मिला के आपको ये पूछेंगे कि आरपीएससी के गठन का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आप लोग 315 बता देना सीधा। सब क्लोज में आप लोगों से प्रश्न कम ही होंगे ऐसी मेरी उम्मीद है, लेकिन जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि एग्जामिनरों के पास प्रश्न घट गए हैं, कम हो गए हैं, तो वो लोग ढूंढेंगे कि आप लोगों से कहाँ गलतियां करवाएं। तो उसके लिए थोड़ी सी मुझे गहरी बातें करनी पड़ रही है, नहीं तो सीधा ऐसा ही बता देता। पहले मैं ऐसे ही बताता था कि आर्टिकल संख्या 315 में क्या है, तो 315 में यूपीएससी भी है, 315 में हर राज्य के अंदर एक राज्य लोक सेवा आयोग भी होगा, और 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है। आर्टिकल 315 याद रखना प्यारे बच्चों, ऐसे बोल के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा सधा हुआ शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। हम भी डरते हैं कि 315 बताऊं और प्रश्न 315(2) से पूछ लिया तो बच्चों को बेचारों क्या पता चलेगा कि 315(1) में क्या और 2 में क्या। आप लोग बेयर एक्ट उठा के देखने से रहे कि हमारा संविधान का जो बेयर एक्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, 315(1) में क्या है, 2 में क्या है, या देखोगे? इतना समय है नहीं। आप लोग तो हम जो लिखवाते हैं उनमें से भी कोशिश करते हो कि सर इंपोर्टेंट कौन सा वो बता दो, एग्जाम में कौन सा आएगा वो बता दो, हैं, मुख्य बता दो, मोस्ट बता दो सर। तो ये सारे मुख्य ही है, आप यूं समझो आप, ठीक है। तो 2 सब क्लोज है आर्टिकल 315 में, याद रखना। 315(1) में लिखा हुआ है क्या, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसके साथ लिखा हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब हर राज्य का अपना एक क्या होगा, एसपीएससी। जेपीएससी किसी भारत के अंदर अभी तक बना है क्या कभी? याद रखना, पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाकर एक बना हुआ है, एक ही बार ऐसा हुआ है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा दोनों का साथ में संयुक्त लोक सेवा आयोग बना, और किसी का नहीं है। सब राज्यों का अपना अपना पीएससी अलग ही है, पब्लिक सर्विस कमीशन हर राज्य का अपना अपना अलग ही है। तो सबसे पहले गठन को लेकर के ये बातें याद रखना, ये 2 आर्टिकल याद रखना। सबसे पहले लिखो, कैसे लिखोगे, हाँ ऐसे लिखोगे 2 आर्टिकल में, 315(1) और 315(2), या ऐसे लिखोगे 315 लिख के फिर वापस 315(1) और 315(2), जैसा आपका मर्जी पड़े वैसा लिख लो। अपन को दोनों बातें अलग अलग लिखनी है। ठीक है। 315(1) में क्या लिखोगे, यूपीएससी ऑब्लिक एसपीएससी के गठन का प्रावधान, यूपीएससी ऑब्लिक करके लिख लो स्टेट पीएससी, एसपीएससी के गठन का प्रावधान, के गठन का प्रावधान। और 315(2) में लिख लो जेपीएससी, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, है ना। यदि समझ में आए तो फिर लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा जेपीएससी लिख लो, और नहीं समझ में आए तो फिर पूरा लिखना चाहो तो लिख लो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, या लोक सेवा आयोग के गठन करने का प्रावधान, जेपीएससी जिसको बोलता है। एग्जाम्पल के लिए लिख लो पंजाब और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब और हरियाणा, पीछे लिख लेना पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन। पीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन।
ठीक है, ये आर्टिकल 315 याद रखना। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 316, 316। इधर देखो, मैं आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए, वर्तमान में आरपीएससी के अंदर 1+7 है। 1+7 का मतलब एक अध्यक्ष और 7 जने उपाध्यक्ष। 7 जने उपाध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष है सदस्य। तो उपाध्यक्ष कितने हैं आरपीएससी में? है नहीं, कहाँ गया, खो गया? वो गाना है, बहती हवा सा था वो, है कहाँ गया, उसे ढूंढो। 2018 आरएस प्री में यही लाइन एग्जाम में छपी थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य होते हैं। तो लोगों के पढ़ा हुआ था आरपीएससी में मेंबर कितने, तो 1+7 8, आगे वाली लाइन पढ़ी नहीं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 8 सदस्य होते हैं। कथन सत्य या असत्य? असत्य, ध्यान रखना। कथन गलत हुआ था, वो प्रश्न आगे पीछे हो गए थे लोगों के, इस छोटी सी लाइन को पढ़ने में गलती हुई उस कारण से, ठीक है। तो याद रखना, मानवाधिकार आयोग में भी आरपीएससी में भी कोई भी उपाध्यक्ष नाम का नहीं है, कोई उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है ही नहीं, केवल अध्यक्ष और उसके अलावा बाकी वाले सभी कौन होंगे, तो सदस्य। याद रखना, एक अध्यक्ष है और सदस्य कितने हैं, 7, ठीक है। इन अध्यक्षों को अपॉइंट कौन करेगा, इनकी नियुक्ति और इनका टर्न्योर कितना होगा, इनका कार्यकाल, ये बात है आर्टिकल संख्या किसमें दी हुई है, 316। 2 ही शब्द लिखने हैं अभी आपको। कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल करेगा, वो अपन पढ़ेंगे। आरपीएससी राजस्थान पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, है ना। यहां पर सिंपल सा आर्टिकल 316 में एक लाइन लिख लो, लोक सेवा आयोग के, लोक सेवा आयोग यानी पीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। 2 शब्दों को अंडरलाइन कर लो, अपॉइंटमेंट और टर्न्योर। अपॉइंटमेंट का मतलब होता है नियुक्ति और टर्न्योर का मतलब होता है कार्यकाल। नियुक्ति और कार्यकाल के लिए हमेशा आर्टिकल याद रखना, कौन सा, 316, ठीक। नेक्स्ट आर्टिकल 317, 317। परिचित होंगे आप लोग, संबंध है आप लोगों का। और आप लोग कहाँ थे, पेपर वेपर नहीं मिला आप लोगों को, हैं? सुनो, जैसे कि ये एक माननीय सदस्य थे बाबूलाल कटारा, आरपीएससी ने अपनी साइट से अभी भी इनका नाम हटाया नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी होगी अध्यक्ष और सदस्यों को अपॉइंट करने का काम तो गवर्नर करता है, राज्य की बात कर रहा हूँ, आरपीएससी की बात कर रहा हूँ, लेकिन उनको बर्खास्त करने का कार्य प्रेसिडेंट का है, राष्ट्रपति का है। तो राष्ट्रपति ने अभी तक ऐसा कोई आदेश दिया नहीं, जांच चल रही है अभी तक, है ना। उस जांच में जो भी डिसीजन आएगा उसके बाद उनके नाम को हटाया जाएगा या क्या किया जाएगा, अभी इन पर प्रोसेस चल रहा है। तो सिंपल सा कि उनको निलंबित किया हुआ है। अभी क्या किया हुआ है, निलंबित करना। निलंबित करने का मतलब होता है कि
अभी तक उनके पूर्ण रूप से हटने के आसार नहीं है। एक बार उनको पद से हटा गया जब तक जांच चले। और एक शब्द होता है बर्खास्त, इसका मतलब तो है नौकरी गई। तो ये दोनों प्रोसेस कौन से आर्टिकल के अनुसार चलेंगे? 317 लिख लो, आर्टिकल 317। हाँ लिख लो। पीएससी के, पीएससी यानी लोक सेवा आयोग, पीएससी के सदस्यों, सदस्य का मतलब अध्यक्ष भी सदस्य ही है, समझ रहे हो ना? पीएससी के सदस्यों का निलंबन एवं बर्खास्त करने की प्रक्रिया। पीएससी, अब यूपीएससी भी हो सकती है और आरपीएससी भी हो, दोनों का इसमें दिया हुआ है। पीएससी के सदस्यों को निलंबन व बर्खास्त करने की प्रक्रिया, ठीक प्रोसेस है। अपन बात करेंगे कि आरपीएससी पढ़ रहे हैं तो आरपीएससी के मेंबर्स को कैसे हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर राष्ट्रपति किस प्रकार से हटाएगा, वो डील करेंगे हम लोग। नेक्स्ट आर्टिकल 318, 318। आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारे यहाँ पर कुछ कुछ कमीशन ही ऐसे होते हैं जो ऑटोनोमस होते हैं। ऑटोनोमस इन द सेंस कि वो अपने नियम कानून कायदे खुद बनाए, सरकार पर आधारित नहीं रहे। वो अपने जो कर्मचारी वगैरह हैं उनकी नियुक्ति खुद करे, कर्मचारियों के वेतन भत्ते वगैरह खुद तय करे। तो उसके लिए एक शब्द इंग्लिश का यूज किया जाता है ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है? जैसे कि आप लोग जितने भी विश्वविद्यालय देखते हो, कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय जितने भी है ना, ये सारे के सारे ऑटोनोमस बॉडी है। कुलपति, ये बात बैठ के, सिंडिकेट एक शब्द है, आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो मुझे नहीं पता। सिंडिकेट मेंबर होते हैं, इन सिंडिकेट मेंबर के साथ बैठकर जो वीसी होता है, वाइस चांसलर, इट्स कॉल्ड कुलपति, वो उसके बाकी वाले कर्मचारियों की, इन प्रोफेसर की, इन पदोन्नति पर भी कार्य करते हैं, उनके वेतन भत्ते भी तय करते हैं, एग्जाम की तिथियां वगैरह, वो सब यूनिवर्सिटी का खुद का मामला, अंदर का मामला, बाहर से कोई लेने देना नहीं है। उसी प्रकार आरपीएससी के जो कर्मचारी वगैरह होते हैं ना, उनके नियम, उनके शर्तें, उनके वेतन, उनकी छुट्टियां, उनकी सारी बातें ये आरपीएससी खुद ही तय करती है, यूपीएससी खुद ही तय करती है। तो लिख लो एक लाइन आर्टिकल 318 में, पीएससी के, पीएससी का मतलब लोक सेवा आयोग, पीएससी के कर्मचारियों के सेवा शर्तों व नियमों का उल्लेख, सर्विस रूल्स, सेवा शर्तों व नियमों का उल्लेख। आर्टिकल 319 इंपोर्टेंट है, 319, इधर ध्यान दो एक बार। जैसे कि इधर देखना, आरपीएससी का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, आप लोगों को जानकारी होगी, वो 62 ईयर्स तक, यदि उसकी उम्र 62 साल जब तक नहीं हुई है तब तक ही वो पद पर बना रह सकता है। रिटायरमेंट की एज है उसकी। किसी भी स्टेट की पीएससी में यही नियम है कि जब तक वो 62 साल का होगा ना तब तक ही वो काम करेगा। और यूपीएससी में यही उम्र कितने साल की है? तो 65, 65, ठीक है। अब मुझे यूं समझाओ कि यदि 62 साल का नहीं हुआ है तो क्या उसे 62 साल, चाहे 50 साल का लगा है, अब
अभी यहां तक झेलें, फिर 6 वर्ष है वो, ठीक है। तो उस कंडीशन में मुझे यूं बताओ, जैसे यहाँ का उसका टर्नओवर पूरा हो गया, 6 है, 5 है, 10 है, कोई बात नहीं, अपन करेंगे बातें। आरपीएससी का अध्यक्ष के रूप में एक बार इसका कार्यकाल यहाँ पे पूरा हो गया और एज उसकी अभी तक 62 हुई नहीं है, क्या उसे अपन वापस आरपीएससी के अंदर रीजॉइनिंग पुनः नियुक्ति दे दें क्या, या दे सकते हैं क्या? चलो यहाँ पर नहीं दें तो क्या अपन किसी और स्टेट की पीएससी में उसको नियुक्ति दे सकते हैं क्या? चलो यहाँ की पीएससी में भी नहीं देंगे, राजस्थान के अलावा किसी भी राज्य की पीएससी में नहीं देंगे, क्या यूपीएससी में उसको दे सकते हैं क्या? उसको लेकर के ये आर्टिकल 319 बातें करता है कि यदि एक बार किसी भी जगह टर्नओवर पूरा हो गया तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ काम कर सकता है और कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकता है, उस पर रिस्ट्रिक्शंस कौन सी लगी हुई है, उस पर निर्बंधन कौन कौन से हैं, उसकी बातें आर्टिकल संख्या किस में दी हुई है? 319 में, 319 में। समझ पा रहे हो? निर्बंधन, एक बार कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद उस पर लगाए गए निर्बंधनों का या प्रतिबंधों का या रिस्ट्रिक्शंस का उल्लेख किया हुआ आर्टिकल 319 में। जैसे एग्जांपल, आरपीएससी का अध्यक्ष वापस आरपीएससी में, सी का मतलब चेयरमैन, अध्यक्ष, क्या वापस अपने यहाँ पे अध्यक्ष बन सकता है क्या? नहीं, हमारे यहाँ पे पुनः नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, एक बार कार्यकाल पूरा हुआ तो घर जाओ, ठीक है, याद रखना, पुनः नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है। आरपीएससी का अध्यक्ष वापस सी यानी चेयरमैन नहीं बन सकता, मेंबर तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा, अध्यक्ष वापस मेंबर थोड़ी ना बनेगा अपने आरपीएससी में। आरपीएससी में कोई भी अध्यक्ष है, अध्यक्ष तो बन ही नहीं सकता, तो मेंबर तो क्या ही बनेगा, नहीं बन सकता, इतना कॉमन सेंस है ना, मेंबर भी नहीं बन सकता। और अब आरपीएससी का अध्यक्ष है, किसी और स्टेट के अंदर चेयरमैन बन सकता है या नहीं? बोलो, मेंबर नहीं बनाएंगे। यूपीएससी का तो भले ही चेयरमैन बनाओ तो भी ठीक है, और मेंबर बनाओ तो भी बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अध्यक्ष को लेकर के ये है, ठीक। सदस्य की बात करो, सदस्य क्या अपने ही इस स्टेट के अंदर बन सकता है क्या? आरपीएससी का मेंबर है और उसका टर्नओवर पूरा हो गया, क्या वो चेयरमैन बन सकता है, अध्यक्ष बन सकता है, या नहीं बनेगा? लेकिन मेंबर वापस किसी भी राज्य के अंदर जाके कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाली बात है कौन से वाले आर्टिकल में दी हुई है, तो क्या जवाब दोगे? लिखो 319। आयोग के किसी सदस्य का, आयोग के किसी सदस्य का कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर, कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर उस पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लेख, इंग्लिश वाले रिस्ट्रिक्शंस शब्द लिखना, रिस्ट्रिक्शंस, उस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध, प्रतिबंध लिखो, निर्बंधन लिखो, दोनों एक ही हैं, निर्बंध प्रतिबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट 320, 321 और 322, ये मत याद रखना आप लोग, लेकिन आप लोग तो भी एक एक लाइन लिख तो लो, पढ़ा रहे, याद नहीं रखना है। आर्टिकल 320, आर्टिकल 321 और आर्टिकल 322। 320 में लिखो पीएससी के कर्तव्य, ड्यूटीज का उल्लेख है, पीएससी की ड्यूटी कौन कौन सी है, वो पीएससी के कर्तव्यों का उल्लेख है, बस। नेक्स्ट आर्टिकल 321, पीएससी के कर्तव्यों में वृद्धि की जा सकती है, वृद्धि, एक्सटेंशन, बढ़ाया जा सकता है उसको।
पीएससी की ड्यूटीज को एक्सटेंशन किया, बढ़ाया जा सकता है, वृद्धि की जा सकती है। थ्री टू टू, पीएससी का विस्तार, सदस्य बढ़ाए जा सकते हैं, संख्या बढ़ाई जा सकती है, वो सब चीजें। 323 इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना। आर्टिकल संख्या 323, इधर देखो, विस्तार, विस्तार है ना। अब देखो 323, इधर देखना। हमारे यहाँ पे जैसे एक तो इसका काम है लोक सेवकों की भर्ती करना, ये तो सबको पता है। और क्या काम करती है आरपीएससी या यूपीएससी, या मैं पीएससी का पूछूं और क्या काम है? एक तो ये हो गया, रिक्रूटमेंट एजेंसी तो है ये, मान लिया। इसके अलावा और इसके फंक्शंस, कार्य, कर्तव्य, ड्यूटी क्या है? एडवाइजरी बॉडी है ये, सलाहकारी निकाय है। यूपीएससी का काम है राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति कई सारे ऐसे मामले होते हैं जिसमें यूपीएससी से रिकमेंडेशन लेता है, सिफारिश लेता है उनकी, अब क्या करूं या इस मामलों में क्या करूं। सलाहकारी संस्था, माइंड में रखना, एडवाइजरी बॉडी है ये, ठीक है। एडवाइजरी बॉडी होने के कारण इनकी जो रिपोर्टें होती है ना, वो सीधी राज्यपाल और राष्ट्रपति को दी जाती है। याद रखना, आर्टिकल संख्या 323 में लिखा हुआ है कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन, प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, वार्षिक प्रतिवेदन किसको भेजता है? तो राज्यपाल को। और जो यूपीएससी है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको भेजता है? तो राष्ट्रपति को, ठीक है। तो लिख लो, पीएससी द्वारा प्रतिवेदन भेजना, आर्टिकल 323, पीएससी द्वारा रिपोर्ट भेजना या प्रतिवेदन भेजना, पीएससी द्वारा प्रतिवेदन भेजना या रिपोर्ट भेजना। ये हो गई सामान्य संविधान की फंडामेंटल बातें। मैं आप लोगों को 3-4 आर्टिकल्स बता रहा हूं, ये खास करके आप लोग याद रखें। आर्टिकल संख्या 315, यूपीएससी, एसपीएससी और जेपीएससी का गठन। आर्टिकल 316, अध्यक्ष का पूछे या सदस्य का पूछे एक ही है, अलग नहीं है, कार्यकाल और उसकी नियुक्ति। आर्टिकल संख्या 317, निलंबित करना और उसको बर्खास्त करने की बातें, निलंबित और बर्खास्त करने की बातें। आर्टिकल संख्या 319, 319 याद रखें कि सेवानिवृत्ति के बाद लगाए गए प्रतिबंधों का या निर्बंधों का उल्लेख किया गया है, ये लाइन याद रखें, अच्छे प्रश्न बनते हैं। और आर्टिकल 323 के अनुसार आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देती है या यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देती है। ये 5 आर्टिकल आप लोगों को अपनी स्मृति में डालकर एग्जाम हॉल तक जाना है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये खास 5 आर्टिकल हैं, ये याद रखना है आपको, प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट। ठीक, अब मैं आता हूं अपने स्टेट पर, राजस्थान पर, उसको लेकर के क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, थके तो नहीं हो? थके? क्या टाइम क्या हुआ? अभी तो टाइम होगा ना, अभी तो है अपने पास। ये टॉपिक पूरा करके जाएंगे 4 बजे 5 बजे, है ना? इसका क्या मतलब होता है? वाट देखना है? घर वाले वाट देख रहे हैं आपकी? हैं या नहीं देख रहे हैं? ऐसा आप में से कौन है जिसके लिए घर वाले कहे कि लेट आए तो ही बढ़िया है? हैं कि थोड़ी देर और वहां पे उसको कोई झेलने वाला हो तो वो वहीं रहे। छोटे बच्चों को जब ट्यूशन्स वगैरह माताएं या उनके फादर वगैरह भेजने आते तो यही कहते हैं कि इसको आधा घंटा एक्स्ट्रा बिठाना, एक्स्ट्रा बिठाना इसको, है ना? जो छोटे होते हैं मतलब
सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड में, फोर्थ में, तो उनके लिए ऐसा कह के आते हैं अपन मास्टर को। और अपन मन में कहते भले नहीं है, अपन मन में ऐसा सोच लेते हैं कि थोड़ा और इसको क्यों नहीं रोका, जल्दी क्यों भेजा इसको। आरपीएससी के गठन को लेकर के बातें कर रहे हैं हम लोग। एक प्रश्न वो मुझे बार बार याद आ रहा है, भूल जाऊंगा बाद में, आप लोग लिख लो कि अपने यहाँ पे राजस्थान में आरपीएससी नहीं बना, उससे पहले कौन कौन सी रियासतों का खुद का लोक सेवा आयोग था। ये एक प्रश्न लिख लो आपकी भाषा में। स्वतंत्रता से पूर्व निम्न देशी रियासतों का स्वयं का लोक सेवा आयोग था। स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता से पूर्व निम्न देशी रियासतों का स्वयं का लोक सेवा आयोग था। स्वयं का लोक सेवा आयोग था। 3 नाम लिख लो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। अब गठन लिख के 3 तिथियां लिख लो और 3 तिथियों के बारे में जानेंगे हम लोग। 16 अगस्त 1949 को क्या हुआ, 20 अगस्त 1949 को क्या हुआ, और 22 दिसंबर 1949 को क्या हुआ। तीनों तिथियां इसी मॉड्यूल में लिख लो आप लोग, फिर इनको लेकर के बात कर लेते हैं हम लोग। सुनो, 3 बातें सुन लो। इधर देखो, 1949 में हमारे यहाँ पे आप लोग कहते हो कि आरपीएससी का गठन राज्यपाल करता है। राज्यपाल है 1949 में? कब आया राज्यपाल? 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल आया। उससे पहले राज्यपाल गवर्नर हमारे यहाँ पे था ही नहीं। तो हमारे यहाँ पे राज्यपाल की जगह पर काम करने वाला एक और पद था, उस पोस्ट का क्या नाम था? राज प्रमुख हुआ करता था पद। कौन थे राजस्थान के राज प्रमुख? क्या नाम है? सवाई मान सिंह सेकंड। कहाँ के महाराजा है ये राजस्थान के एक ही राज प्रमुख हुए। कब से लगाकर कब तक थे ये राज प्रमुख? 30 मार्च 1949 से लगाकर 31 अक्टूबर 1956, यहाँ तक एक ही आदमी राज प्रमुख रहा हमारे यहाँ पे। ठीक, तो राज प्रमुख का पद राज्यपाल के जैसा जैसा ही है। याद रखना, आप लोग यदि राज्यपाल का टॉपिक पढ़े हैं तो आप लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि हमारे यहाँ पे राज्यपाल भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है 213, इसके अनुसार ऑर्डिनेंस निकालता है, अध्यादेश निकालता है। तो उस समय ये पावर किसके पास हुआ करता था? राज प्रमुख के पास, याद रखना। ठीक है, तो राज प्रमुख ने एक ऑर्डिनेंस लाया, और याद रखना कि वो कौन से नंबर का ऑर्डिनेंस था? तो 28वां ऑर्डिनेंस था, 28वां अध्यादेश था। और उस 28वें अध्यादेश के द्वारा आरपीएससी का गठन हो रहा है। सुन रहे हो? तो सबसे पहले आप पूछे कि ऑर्डिनेंस कब लाया गया, तो उसमें डेट आएगी कौन सी आपकी? 16 अगस्त 1949 ऑर्डिनेंस आया है। एक प्रश्न और है कि इस ऑर्डिनेंस को अखबार में कब छापा, या इसको पब्लिश कब करवाया गया, प्रकाशित कब करवाया गया? तो फिर उसमें डेट आती है कौन सी वाली? 20 अगस्त 1949। ठीक है, तो मोस्टली जो आप लोग यदि मानो तो ये 20 अगस्त हो सकती है इसकी डेट,
लेकिन जो आपकी वेबसाइट है, ये इसमें जो डेट लिखी हुई वो ये वाली डेट लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि इस दिन 22 दिसंबर 1949 को अध्यक्ष, सदस्य इनको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है और इसने कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया है। तो ये इन 3 तिथियों के अलग अलग महत्व हैं, बता दोगे? सबसे पहले राजस्थान के एकमात्र राजप्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड हुए। इनके द्वारा 28वां ऑर्डिनेंस लाया गया, अध्यादेश लाया गया। कौन सी तारीख को? आरपीएससी के गठन को लेकर के अध्यादेश आ रहा है, ऐसे याद रखना। उस अध्यादेश को प्रकाशित कब करवाया गया, पब्लिश कब करवाया गया? तो डेट आएगी कौन सी? 20 अगस्त 1949। और याद रखना, आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कब की गई, या आरपीएससी ने विधिवत रूप से ऑफिशियली कार्य करना कब प्रारंभ किया? तो फिर उसमें डेट आएगी कौन सी? 22 दिसंबर 1949। अंडरस्टूड? और इन्होंने कहां पर काम करना स्टार्ट किया? तो जयपुर में। कहां स्टार्ट किया काम करना? फिर क्या हुआ? फिर 7वां संविधान संशोधन हुआ। प्यारे बच्चों, हमारे भारतीय संविधान के अंदर 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, 7वां संविधान संशोधन होगा 1956 में। आप लोग ऐसे तो याद यूं रख सकते हो कि पूरा का पूरा जो 7वां संविधान संशोधन है ना, ये इस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर ही हुआ था। पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी? लेकिन स्पेशली आप लोगों को यूं पूछे कि राजस्थान के अंदर जो आरपीएससी का हेड ऑफिस है वो जयपुर से अजमेर शिफ्ट हुआ, किस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर? तो फिर उसमें कमेटी यही वाली आएगी, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर ये 7वां संविधान संशोधन होगा 1956 में, जिसे लागू किया जाएगा कब? 1 नवंबर 1956 को। तो 1 नवंबर 1956 को ये जो ऑफिस है ये जयपुर से शिफ्ट होके कहां पर आ गया? अजमेर की घूघरा घाटी में आया, और यहीं पे है आज की डेट में भी। ठीक है, अब ये बातें लिखो आप लोग। पहले तीनों के अंदर 3 लाइनें लिखना। सबसे पहले 16 अगस्त के नीचे लिखना, राजस्थान के एकमात्र राजप्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा राजस्थान के एकमात्र राजप्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड द्वारा पीएससी की स्थापना हेतु, पीएससी लोक सेवा आयोग की स्थापना हेतु कौन से नंबर का ऑर्डिनेंस है? 28वां अध्यादेश जारी किया गया। 28वां ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी किया गया। ये इस तारीख को हुआ है, 16 तारीख की घटना ये। अब 20 तारीख को क्या हुआ लिखो। इस दिन अध्यादेश को प्रकाशित किया गया था, पब्लिश किया गया था। इस दिन ऑर्डिनेंस को पब्लिश करवाया गया था, अध्यादेश को प्रकाशित करवाया गया था। ठीक है, इस 20 तारीख को भी मान सकते हो आरपीएससी की स्थापना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन तो भी आप लोग सारी बातें ध्यान रखें। अब 22 दिसंबर 1949 में लिखिएगा, इस दिन आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस दिन आयोग में चेयरमैन एंड मेंबर्स, अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की गई।
तथा विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ हुआ, तथा विधिवत रूप से, ऑफिशियली विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, लिखिएगा। स्थापना के समय आरपीएससी जयपुर में था, अलग से लिख लो। स्थापना के समय आरपीएससी, अलग से लिख लेना। स्थापना के समय आरपीएससी जयपुर में था, लेकिन राज्य पुनर्गठन के बाद, राज्य पुनर्गठन का मतलब है राजस्थान बनने के बाद, राज्य पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को पी सत्यनारायण राव कमेटी पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर इसे घूघरा घाटी अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। घूघरा घाटी अजमेर शिफ्ट कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। कमेटी का नाम अंडरलाइन कर लो, पी सत्यनारायण राव समिति का नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, ये स्थापना की बातें हुई है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। यहां तक हमने सबसे पहले लोक सेवा आयोग की फॉर्मेशन देखी थी कि कैसे बना, उसके बाद मैंने आपको इसके जो संवैधानिक प्रावधान थे उसको लेकर के चर्चाएं की, उसके बाद मैं अभी आरपीएससी के गठन को लेकर के बातें कंप्लीट कर चुका हूं। यहां तक कोई प्रश्न आप लोगों के माइंड में, जहन में आ रहा हो तो आप लोग जरूर शेयर करें मेरे से। आगे चलूं, नेक्स्ट लिखिएगा नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्य संख्या, सदस्य संख्या, नंबर ऑफ मेंबर्स। कितनी है संख्या है? जब बनी थी आरपीएससी तब कितनी थी? बनी थी तभी 1+7 है। स्थापना के समय आरपीएससी में यदि नंबर ऑफ मेंबर पूछे तो क्या जवाब दोगे? ऐसे लिखो, 1949 में, 1968 में, 1973 में, 1981 में, 2011 में और वर्तमान में। 2011 और वर्तमान में एक ही है तो ऑब्लिक करके लिख लेना इसको। 2011 से पूछे या वर्तमान में पूछे तो एक ही है। अध्यक्ष तो एक ही होगा, अध्यक्ष तो 2-3 थोड़े ना होंगे, या होंगे?
सदस्य बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं। घट तो क्या, बढ़े ही बढ़े। 2 से स्टार्ट हुआ मामला, 2, 3, 4, 5 और 7। जब बनी आरपीएससी तब उसमें 1+2 और 2011 से पूछे या वर्तमान में पूछे, ये डिजिट याद रखना। ठीक। वन प्लस 7 में समझ तो रहे हो ना? नीचे लिख लो आपको नहीं समझ में आए तो, कि ये एक जना ये अध्यक्ष है और ये है जो ये बाकी वाले मेंबर है, सदस्य हैं। नीचे लिख लो आरपीएससी में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, कोई उपाध्यक्ष नहीं है। कौन बताएगा आप में से आरपीएससी के मेंबर्स के नाम आज की डेट में? एनीवन? तीन चार तो बताओ। जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटारा, और इससे आगे भी बढ़ो। कुमार विश्वास की वाइफ को जानते ही होंगे आप लोग, क्या नाम है? और कोई लेडी है क्या? है? और ये 3 पहले के हैं। चौथा नाम आप लोग काउंट करो नहीं करो, एक ही है। और ये अभी 3 जने नए जुड़े। कर्नल केसरी सिंह, एक जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे, अभी अब आरपीएससी के मेंबर के रूप में आ गए, प्रोफेसर अयूब खान। और एक कैलाश शर्मा है, कैलाश परमार है, क्या है पीछे पता नहीं है, डॉक्टर कैलाश, मेरे हिसाब से शर्मा। ये 7 जने मेंबर हैं आज की डेट में। ठीक है, तो एक तरफ लिखो आप लोग, जब आरपीएससी बनी थी प्रारंभ में, उस समय अध्यक्ष कौन थे? 1949 में 1+2 कौन है वो लिख लेते हैं। उसमें 1+2 ही तो थे। और अभी 2011 से या वर्तमान में कितने हैं? तो 1+, ये लिख लेते। ये लिस्टें बना रहे हैं अपन दोनों तरफ। आरपीएससी के पहले तो अध्यक्ष का नाम तो पता ही होगा आपको, वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसका नाम भी मुझे उम्मीद है कि पता ही होगा आपको, है? अरे इतनी उम्मीद तो करूं कि नहीं करूं? नहीं करनी सर, नहीं करनी। जिसने जिसने किसी से उम्मीद की है तो उसे दुख के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। इसका मतलब उम्मीदें करना दुखों का कारण है। आप लोग भी उम्मीदें नहीं करना किसी से ही। ये एसके घोष ये न्यायमूर्ति थे, मतलब न्यायाधीश थे ये, हैं?
ये संजय कुमार सोत्री 36 में आईपीएस हैं ये। लिखें, 2 मेंबरों के नाम इधर लिख रहा हूं, डीएस तिवारी और एनआर चांदोरकर। ये जब स्थापना हुई थी तब 2 मेंबर ये थे और अध्यक्ष ये भाई था शरद कुमार घोष। ये 2 जने सदस्य थे स्थापना के समय, डीएस तिवारी और एनआर चांदोरकर। कैलाश शर्मा है ना, कोई डॉक्टर कैलाश चंद मीणा है। ये लिस्ट बना लो आप इधर। ये अभी वर्तमान में मेंबर हैं। हो गया? 2 लाइनें आज की लास्ट लिख लो, फिर मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। 2 लाइनें लिख लो। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि संख्या कितनी होगी, है ना, ध्यान रखना। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। एक और लाइन लिखो, संविधान में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख भी नहीं है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख भी नहीं है कि मेंबर बनाएंगे किसको और अध्यक्ष बनाएंगे किसको, ये भी उल्लेख नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।